हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 26 फरवरी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 26 फरवरी 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों हमारी सभी वीडियोज की पीडीएफ फाइल और क्विज आपको मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में सभी क्विजेस को सॉल्व कीजिए। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता? तो ये जीता है दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत जी ने। पुडुचेरी में भारत में शामिल होने से पहले इस पर किसका राज था? तो पुडुचेरी पर दोस्तों फ्रांस का राज था, फ्रांसीसियों का राज हुआ करता था। चलिए अब बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? सेंट्रल एक्साइज डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 24 फरवरी को। कब? 24 फरवरी को मनाया जाता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। किसके द्वारा मनाया जाता है? ये सीबीईसी के द्वारा मनाया जाता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स के द्वारा ये मनाया जाता है। ओके, 24 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 फरवरी को दोस्तों 1944 में केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम लाया गया था। ठीक है, इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी सीबीईसी की 1964 में। इसके अध्यक्ष हैं एम अजीत कुमार और हेडक्वार्टर है सीबीईसी का नई दिल्ली। ठीक है, एक दोस्तों होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस होता है ये डायरेक्ट टैक्सेस के लिए होता है, और जो सीबीईसी होता है ये एक्साइज और कस्टम टैक्सेस के लिए होता है। ठीक है, उत्पाद पर जो शुल्क लगता है उसके लिए होता है। अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य को 6 महीनों के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों असम राज्य को अगले 6 महीनों के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। अशांत क्षेत्र किसने घोषित किया है? तो असम की जो राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, उन्होंने अशांत क्षेत्र घोषित किया है। देखिए अशांत क्षेत्र क्या होता है? अशांत क्षेत्र का मतलब ये होता है कि अब उस राज्य का जो पूरा का पूरा पावर होगा वो आर्मी के पास चला जाता है, सशस्त्र बलों के पास चला जाता है। ठीक है, तो ऐसा कब किया जाता है? ऐसा तब किया जाता है जब किसी राज्य में या किसी एरिया में दोस्तों आतंकवादी गतिविधियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, या जो विरोध प्रदर्शन वगैरह होते रहते हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, विद्रोह बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में, ऐसे हालातों में अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। तो यहाँ पर असम राज्य को, पूरे के पूरे राज्य को ही अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। कब तक के लिए? अगले 6 महीनों के लिए। ओके, तो ये किस अधिनियम के तहत, किस धारा के तहत किया गया है ये भी हो सकता है पूछा जाए, तो ध्यान रखिएगा। सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 की धारा 3 में जो प्रदत्त शक्तियां हैं, दी गई शक्तियां हैं, उसके तहत ही ये अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। ठीक है, तो राज्यपाल जो होता है राज्य का, उसके द्वारा घोषित किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, पिछले दिनों में असम क्यों क्यों चर्चे में रहा? अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने असोम माला परियोजना का शुभारंभ किया था। महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल भी वहीं उन्होंने शुरू किया। माजुली ब्रिज का भी उन्होंने भूमि पूजन किया है। माजुली ब्रिज आपको याद दिला दूं, माजुली नाम का जो नदी द्वीप है ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। चलिए अब असम आया है। असम देख लीजिए मैप में है कहाँ पर, ये रहा असम। असम की राजधानी है दिसपुर। सर्बानंद सोनोवाल बीजेपी पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर है प्रोफेसर जगदीश मुखी। काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस वन्यजीव अभ्यारण्य ये है असम में ही। असम का हाईकोर्ट जो है वो है गुवाहाटी हाईकोर्ट। गुवाहाटी हाईकोर्ट दोस्तों 4 राज्यों का कार्यभार देखता है असम के साथ साथ। यहाँ पर आपको बना लेना है पी, ये रहा पी के साथ ही आपको पता चल जाएगा कि असम का जो गुवाहाटी हाईकोर्ट है ये किन किन राज्यों को कवर करता है। मिजोरम का भी यही हाईकोर्ट है, गुवाहाटी हाईकोर्ट। असम का भी गुवाहाटी हाईकोर्ट है। अरुणाचल प्रदेश का भी गुवाहाटी हाईकोर्ट है और नागालैंड का भी गुवाहाटी हाईकोर्ट है। गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? वो है सुधांशु धूलिया। कौन है? सुधांशु धूलिया। ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों सबसे ज़्यादा चौड़ी होती है असम में ही, और असम में ही ब्रह्मपुत्र नदी पर ही बनाया गया है दोस्तों बोगीबील ब्रिज, जो कि है भारत का सबसे बड़ा रेल रोड ब्रिज। क्लियर? यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं 126, राज्यसभा में सीटें जाती हैं 7 और लोकसभा में सीटें जाती हैं 14। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर 17वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आयोजित हुआ? तो अभी हाल ही में दोस्तों ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में 17वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आयोजित किया गया। ठीक है, ओडिशा के जनता मैदान भुवनेश्वर में दोस्तों ये आयोजित हुआ है। संस्करण था 17वां। कब से कब तक आयोजित किया गया? तो 19 फरवरी से 1 मार्च 2021 तक ये आयोजित किया गया है।
ठीक है। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो ओडिशा चैप्टर्स ऑफ द रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी CREDAI, इसके द्वारा ये आयोजित किया गया है। ठीक है। देखिए दोस्तों, ये पीपीटी बनाने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता है। आप लोगों ने कहा कि आपको रिटर्न में चाहिए कंटेंट, मैं रिटर्न में भी लाने लगा। आप लोग जो जो कहते हो वो मैं करता हूँ, लेकिन आप लोग शेयर नहीं करते हो। वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। आप लोग शेयर करोगे, सपोर्ट करोगे, चैनल ग्रो करेगा, तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मैं आपको और अच्छी अच्छी चीज़ें दूंगा। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को देखने के बाद कम से कम 10 से 15 लोगों के पास शेयर जरूर कर दिया करो। इसे अपना ही चैनल समझो। आप लोग जितना शेयर करोगे, जितना वीडियो को लाइक करोगे, अपने दोस्तों से लाइक करवाओगे, शेयर करवाओगे, उतना ही ये ग्रो होगा और उतने ही अच्छे अच्छे मटेरियल्स आपको मिलते रहेंगे। तो आप लोग दोस्तों बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन के लिए अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें तो आप लोग शेयर कर ही सकते हो। इस वजह से आप वीडियो को शेयर जरूर किया करो। अच्छा, ये जो भारत अंतर्राष्ट्रीय मेगा व्यापार मेला है, इसमें फोकस कंट्री भी चुनी जाती है, फोकस स्टेट भी चुना जाता है या पार्टनर स्टेट चुना जाता है, और पार्टनर कंट्री भी चुनी जाती है। तो पार्टनर कंट्री यानी भागीदार देश इस बार है बांग्लादेश। फोकस कंट्री चुनी गई है अफगानिस्तान और ईरान को, और वहीं पार्टनर राज्य या पार्टनर स्टेट चुना गया है दोस्तों बिहार को। ये तीनों ही पॉइंट हैं इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। पार्टनर स्टेट है बिहार। उद्घाटन किसने किया है? ओडिशा के जो कानून मंत्री हैं प्रताप जेना, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। क्लियर। अब देखते हैं ओडिशा के बारे में। ओडिशा देखिए मैप में, ये रहा ओडिशा। भुवनेश्वर यहाँ की राजधानी है। नवीन पटनायक जी बीजू जनता दल पार्टी से यहाँ की है चीफ मिनिस्टर। 5 बार लगातार ये सीएम बने हुए हैं। गवर्नर है प्रोफेसर गणेशी लाल। नंदनकानन वन्यजीव अभ्यारण्य, सिमलीपाल अभ्यारण्य और चंदका हाथी विहार, ये है दोस्तों ओडिशा में ही। ओडिशा में ही है चिल्का झील। और क्या क्या है ओडिशा में दोस्तों? टेस्ट फायर रेंज है, चांदीपुर टेस्ट फायर रेंज, बालासोर टेस्ट फायर रेंज। ठीक है, वहाँ पर DRDO अक्सर अपने परीक्षण किया करता रहता है। ओडिशा में है दोस्तों व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर अब APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की। ठीक है, ओडिशा में ही दोस्तों और क्या आया था? अभी एक आया था फणी नाम का तूफान। फणी नाम का तूफान आता है, चक्रवाती तूफान, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए, अम्फान तूफान यहाँ पर आया था, पश्चिम बंगाल को ज़्यादा नुकसान पहुँचाया था। ये दोनों ही तूफान बंगाल की खाड़ी से उठे थे। उड़ीसा दोस्तों किससे बॉर्डर शेयर करता है? पश्चिम बंगाल से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से और आंध्र प्रदेश से। उड़ीसा दोस्तों ये 1 अप्रैल 1936 को एक नए राज्य के रूप में गठित हुआ था, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले ही। ठीक है, तो बिहार और बंगाल से तब ये अलग हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। इस वजह से 1 अप्रैल को उड़ीसा स्थापना दिवस या उत्कल दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा हाईकोर्ट के अगर बारे में बात करें तो उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? तो उड़ीसा हाईकोर्ट के दोस्तों चीफ जस्टिस हैं S मुरलीधर। अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं S मुरलीधर। कौन? S मुरलीधर। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2020 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार कौन बना? तो दोस्तों चाइना एक बार फिर से 2020 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार, भागीदार यानी सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बनकर उभरा हुआ है। 2020 में इतना विरोध हुआ, बैन चाइना, ये चाइना, वो चाइना, लेकिन फिर भी चाइना ले गया सब कुछ। व्यापारिक भागीदार सबसे बड़ा बनकर के आया है। अमेरिका से भी आगे ये निकल चुका है। देखिए 2018-19 के बाद अमेरिका, जब आपको याद होगा $3 बिलियन का डिफेंस डील हुआ था अमेरिका का भारत से, और भी कई डील हुए थे अमेरिका और इंडिया के बीच में। तो अमेरिका दोस्तों सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया था। लेकिन 2020 में $77.7 बिलियन का ये भारत से व्यापार किया है चीन। भारत से अमेरिका के बीच में अगर व्यापार की बात करें तो वो रहा $75.9 बिलियन। तीसरे स्थान पर कौन सी कंट्री है जो भारत से सबसे ज़्यादा पार्टनरशिप करती है, व्यापार करती है, ट्रेड करती है? तो वो है UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात। तो ये हैं 3 देश जो भारत से सबसे ज़्यादा व्यापार करते हैं। सबसे नंबर 1 पर है चाइना, फिर है अमेरिका, तीसरे स्थान पर है UAE। अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का तीसरा लाइसेंस प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन बना? तो उत्तर प्रदेश राज्य का तीसरा लाइसेंस प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है दोस्तों कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कौन सा? कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अभी हाल ही में इसको अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट यानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिल गया है। किसके द्वारा? एविएशन रेगुलेटर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इसी के द्वारा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया जाता है। एविएशन रेगुलेटर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा। ठीक है, तो इसको लाइसेंस प्रोवाइड कर दिया गया है इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, यानी अब इंटरनेशनल फ्लाइट्स यहाँ से आएंगी जाएंगी। उत्तर प्रदेश में इससे पहले भी 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं,
लखनऊ का चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बनारस का दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इससे पहले ये 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम आपको याद ही होगा, ठीक है। इसका नाम तो हो गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हालांकि अभी दर्जा नहीं मिला है। देखिए, जब तक इस संस्था से दर्जा नहीं मिलेगा तब तक वो पूरी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं कहा जाएगा। क्लियर। तो नोएडा का जो जेवर एयरपोर्ट था पहले, जो इसका अभी हाल ही में नाम चेंज किया गया है, मैंने आपको बताया था, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो वही आप लोग याद रखेंगे, वो भी है उत्तर प्रदेश में ही, अयोध्या में भी बन रहा है, ठीक है। और भी ऐसे से धीरे धीरे कई जगहों पर बनाए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी। ओके। अच्छा, उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में पेपरलेस बजट पास किया है और उत्तर प्रदेश बन गया है पहला राज्य पेपरलेस बजट पास करने वाला। उत्तर प्रदेश ने अभ्युदय कोचिंग सर्विस शुरू की है। अच्छा, अभ्युदय कोचिंग सर्विस के तहत सरकार द्वारा जगह जगह पर कोचिंग खोले जाएंगे। अभी शुरुआत में 18 मंडलों में खोले जा रहे हैं और फ्री में हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हुए या जेईई हुए या फिर नीट वगैरह हुए, इन सब की कोचिंग कराई जाएगी स्टूडेंट्स की फ्री में। अच्छा, जो लोग दोस्तों यूपी से हैं उनके लिए बहुत ही खास खबर है, यूपीएसआई की वैकेंसी शो हो चुकी है। तो आप लोग दोस्तों प्रिपरेशन को और तेज कर दीजिए। यूपीएसआई की वैकेंसी बहुत ही लो कंपटीशन होता है, केवल उत्तर प्रदेश में ही कंपटीशन है, तो आप लोग बहुत ही अच्छे से आसानी से फाइट कर सकते हैं। तो और काफ़ी बड़ी संख्या में ये आई हुई है वैकेंसी, तो आप लोग इसके लिए प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। आपको हमसे क्या चाहिए आप लोग कमेंट करके बताइए, मुझसे जो हो सकेगा वीडियोज़ के माध्यम से, ई बुक्स के माध्यम से या फिर आने वाले दिनों में कोर्सेज के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ओके। तो उत्तर प्रदेश स्टेट के बारे में तो आपको सब कुछ पता ही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का नाम किस महापुरुष के नाम पर रखा जाएगा? तो वो रखा जाएगा बिरसा मुंडा के नाम पर। तो बिरसा मुंडा के नाम पर होगा दोस्तों भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम का नाम। क्या नाम होगा? बिरसा मुंडा वर्ल्ड वाइड हॉकी स्टेडियम। कहाँ पर ये बन रहा है? ये राउरकेला में बन रहा है, उड़ीसा में, ठीक है। और अभी बन ही रहा है, मैंने इसके बारे में आपको कई बार बताया हुआ है। 2023 में दोस्तों एक बार फिर से उड़ीसा करने जा रहा है हॉकी विश्व कप की मेज़बानी, और वो जो हॉकी विश्व कप होगा ये उड़ीसा में ही, भुवनेश्वर में या राउरकेला में, इन जगहों पर खेला जाएगा, स्टेडियम्स में खेला जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों बिरसा मुंडा वर्ल्ड वाइड हॉकी स्टेडियम तैयार किया जा रहा है। 2018 में भी दोस्तों पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन ओडिशा ने ही किया था। अब 2023 की संस्करण की भी मेज़बानी करने जा रहा है। भारत चौथी बार इस टूर्नामेंट की मेज़बानी करने जा रहा है, इसको आपको ध्यान रखना है। चौथी बार हॉकी विश्व कप की मेज़बानी करने जा रहा है। इससे पहले 3 बार में, एक बार मुंबई में कर चुका है, एक बार दिल्ली में कर चुका है और एक बार उड़ीसा में 2018 में कर चुका है भारत मेज़बानी। बिरसा मुंडा के बारे में बात करें तो दोस्तों बिरसा जो है ये आदिवासी समुदाय का नाम होता है और इस समुदाय से ताल्लुक़ रखते थे जयपाल सिंह मुंडा। तो इनका जो पदनाम है मुंडा और बिरसा, इनकी क्योंकि आदिवासी समुदाय जिस कम्युनिटी से रिलेट करते थे वो नाम था, इस वजह से इनको बिरसा मुंडा के नाम से जाना जाने लगा। और इन्होंने 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत का नेतृत्व किया था, भारत को लीड किया था और ओलंपिक में लगातार 8 स्वर्ण पदक जीता था भारत। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया है। इस वजह से इनके नाम पर स्टेडियम होना तो बनता ही है। अच्छा, कंट्रीब्यूशन से याद आया, अभी दोस्तों मोटेरा स्टेडियम का नाम बदल करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी जी के नाम पर कर दिया है, जिन्होंने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया। अगला देखते हैं। अगला है, भारतीय सेना के सैन्य अभियानों के महानिदेशक डीजीएमओ कौन बने? तो दोस्तों डीजीएमओ बन गए हैं बीएस राजू, जनरल बीएस राजू। अब ये होंगे भारतीय सेना के सैन्य अभियानों के महानिदेशक, यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस अब होंगे जनरल बीएस राजू। किसकी जगह पर आए हैं? परमजीत सिंह की जगह पर आए हैं। परमजीत सिंह जी का नाम आपको याद होगा, अभी कुछ दिन पहले ये चर्चा में आए थे जब ये सेना के उप प्रमुख नियुक्त किए गए थे। तो भारतीय सेना के उप प्रमुख कौन है? परमजीत सिंह जी। तो इनकी जगह पर, क्योंकि ये पहले थे दोस्तों डीजीएमओ, और इनकी जगह पर अब हो गए हैं जनरल बीएस राजू। भारतीय सेना आया है, इसके बारे में जानिए। 15 जनवरी को दोस्तों भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय सेना के अध्यक्ष हैं मनोज मुकुंद नरवणे जी, मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला देखते हैं। हाल ही में किसी एशियाई विकास बैंक का नया प्रबंध महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो अभी हाल ही में वूचोंग उम को, किसे? वूचोंग उम को दोस्तों एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी का नया प्रबंध महानिदेशक, नया मैनेजिंग डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है, वूचोंग उम। तो ये मसात्सुगु अस्कवा को रिपोर्ट करेंगे, यानी उनके अंडर में होंगे। मसात्सुगु अस्कवा कौन है? एडीबी के अध्यक्ष है।
तो जो एडीबी के अध्यक्ष हैं उनसे नीचे का पद है ये, ध्यान रखिएगा, प्रबंध महानिदेशक का जो पद है ये एडीबी के अध्यक्ष के नीचे का पद है, तो यानी वो उनको रिपोर्ट करेंगे। एडीबी के बारे में बात करें, एशियन डेवलपमेंट बैंक के, तो इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। अध्यक्ष हैं मत्सुगु अस्कावा। हेडक्वार्टर है दोस्तों मनीला, फिलीपींस में। वर्तमान में एडीबी में है 68 सदस्य, 68 मेंबर कंट्रीज हैं, जिसमें एशिया से 49 सदस्य हैं और प्रशांत महासागर से या अन्य क्षेत्रों से 19 और कंट्रीज हैं। क्लियर। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का कार्यभार किसने संभाला? तो दोस्तों पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सांपला को दोस्तों नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष, यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट का अध्यक्ष। ये दोस्तों 2014 से 2019 तक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के पूर्व राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। तो एनसीएससी की ये नए अध्यक्ष बन गए। एनसीएससी क्या होता है? एनसीएससी दोस्तों सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक भारतीय संवैधानिक निकाय है, एक बॉडी है जो कि अनुसूचित जाति के सामाजिक आर्थिक विकास और उनके विरुद्ध होने वाले जो भी अत्याचार होते हैं उनको रोकने के लिए काम किया करता है। एनसीएससी की स्थापना 19 फरवरी 2004 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष नए हो गए विजय सांपला। अगला देखते हैं, हाल ही में किसने PSCADB मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में पंजाब राज्य सरकार ने PSCADB मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। PSCADB का पहले फुल फॉर्म जानिए। तो ये जिस बैंक ने जारी किया है उसी का फुल फॉर्म तो है पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक। तो इसी ने अपने ही नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, यूजेज क्या है? तो इस एप्लीकेशन का यूज दोस्तों गांवों में, पंजाब के गांवों में किसानों को पंजाब कृषि विज्ञान केंद्रों के बारे में जागरूक करने के लिए, उनके बारे में बताने के लिए और साथ ही साथ किसानों को और भी जो मौसम से संबंधित या और भी जो छोटी मोटी जानकारियां होती हैं उनको प्रोवाइड करने के लिए लॉन्च किया गया है। क्लियर। पंजाब आया है। पंजाब से रिलेटेड दोस्तों कुछ और भी पॉइंट्स पिछले दिनों में आए थे, जैसे कोवा पंजाब ऐप। ये कोविड-19 से रिलेटेड भारत का पहला ऐप था, पंजाब राज्य सरकार ने लॉन्च किया था। तीनों कृषि कानून जो आए हुए जिन पर विवाद चल रहा है उनको खारिज करने वाला पहला राज्य पंजाब ही बना। पंजाब राज्य सरकार ने सगुन योजना लॉन्च की, धिया दी लोहड़ी योजना लॉन्च की। ओके, चलिए अगला देखते हैं। IFAB ने कहां पर फूल प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में IFAB के द्वारा दोस्तों कर्नाटक में फूल प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। फ्लावर प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित की जाएगी कर्नाटक में। ठीक है, कि जो बागवानी विभाग है उनके द्वारा यह स्थापित किया जाएगा। अच्छा, ये फ्लावर प्रोसेसिंग सेंटर से क्या होगा? इन सेंटर की मदद से दोस्तों जो फूल नहीं बिकते हैं, वो फूल जो खराब हो जाते हैं, यानी कि आप लोग जानते हैं जब नहीं बिकेंगे तो वो दिन भर में खराब हो जाएंगे, तो ऐसे खराब हुए फूलों को दोबारा से जो यूजेस वाले जो प्रोडक्ट हैं, अन्य प्रोडक्ट जैसे अगरबत्ती वगैरह या कुछ और भी चीज़ें जो बनाया जा सकता है, वो सभी चीज़ें बनाई जा सकेंगी। तो इससे जो नुकसान होता है किसानों का, जो फूल के खेती करने वाले जो किसान होते हैं उनके नुकसानों की भरपाई की जा सकेगी। ठीक है, तो केंद्र से फूल प्रसंस्करण की कला भी सीख सकते हैं, यानी कि उससे प्रोसेसिंग की कला भी सिखाई जा सकती है। अगला देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय समाज सेवी को अमेरिका में एंटी करप्शन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में अंजलि भारद्वाज जी को दोस्तों, जो कि एक भारतीय समाज सेवी हैं अमेरिका में, तो इनको अमेरिका में जो बाइडेन की सरकार के द्वारा एंटी करप्शन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए, इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड दोस्तों ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जो ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा विपरीत सिचुएशंस में भी जाकर के वर्क किया करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड दिया जाता है और दिया जाना शुरू हुआ है बिडेन प्रशासन में ही, जो बाइडेन के प्रशासन में ही। क्लियर है? चलिए, तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। शेयर जरूर कर दीजिएगा, आजकल आप लोग शेयर बिल्कुल नहीं कर रहे हो। वीडियो को शेयर कर दिया करो, लाइक किया करो, अपने दोस्तों से भी शेयर करवाया करो। सब्सक्राइब भी करके रखो चैनल को, बहुत सारी वीडियोज आने वाली हैं। दोस्तों आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हो। MZT एजुकेशन नाम है टेलीग्राम ग्रुप का। जो भी इन्फॉर्मेशन होती है सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पर ही इन्फॉर्म किया जाता है। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करो और एप्लीकेशन को जा करके डाउनलोड करो। एप्लीकेशन पर आप लोग क्विज सॉल्व कर सकते हो फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। अब जो भी क्विज आती है उसका डिटेल सॉल्यूशन दिया जाता है, तो आप लोग क्विज सॉल्व करके डिटेल सॉल्यूशन रीड करके अपना रिवीजन कर सकते हो। अगला, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने निम्न में से किस बैंक का विलय हुआ है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में किस बैंक का विलय हुआ है ये आपको बताना है।
प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर जो है इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया है? ये दोनों ही क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। इनके बारे में डिटेल में आपको जो पता हो डिटेल में आंसर कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।